नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स और दिस इज आवर लेक्चर 2 एंड वी आर डीलिंग विद यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी and SSC JE, all type of questions, important questions, and this is our डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स और यू कैन से आरसीसी। ये हमारा आरसीसी सब्जेक्ट है। अभी लेक्चर 1 हम प्रिपेयर कर चुके थे, देख चुके थे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसमें देखो हमने 2003 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आरसीसी के वो हम डिस्कस करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि देखो कई बार वो पूछते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ जो डिज़ाइन होता है आपका LSD, उसमें जो आपकी टाउ बीडी की वैल्यू होती है, टाउ बीडी की वैल्यू क्या होता है, बीडी की वैल्यू मतलब आपका परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, जो टाउ बीडी की वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपके जो IS 456 में दी हुई है, IS 456 2000 में जो दी हुई है, वो आपका दिया हुआ है प्लेन बार्स के लिए दी हुई है। मतलब प्लेन बार्स मतलब FE 250 के लिए दी हुई है, FE 250 के लिए। ठीक है, प्लेन बार्स के लिए दी हुई है, FE 250 के लिए दी हुई है, मतलब माइल्ड स्टील के लिए दी हुई है। और वो बोलता है कि अगर आपको परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू को कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर आपका डिफॉर्म्ड बार्स है तो डिफॉर्म्ड बार्स के लिए आप परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू को कितना इंक्रीज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफॉर्म्ड बार्स के लिए परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू को 60% इंक्रीज करते हैं। और ये जो आपकी टाउ बीडी की वैल्यू दी हुई है एज पर IS 456 2000, ये आपको प्लेन बार्स के लिए दी हुई है और टेंशन में दी हुई है। मतलब अगर आपको कॉम्प्रेशन के लिए टाउ बीडी की वैल्यू लिखना है, अगर आपको टाउ बीडी की वैल्यू कॉम्प्रेशन के लिए लिखना है तो आपको वहाँ पे टाउ बीडी की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा 25% और ज़्यादा। ठीक है, तब जाके आप टाउ बीडी की वैल्यू को वहाँ से नोट करोगे। तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत 2003 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 2007 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछ रहा है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको टाउ बीडी की वैल्यू को 60% इंक्रीज कर देना होता है फॉर डिफॉर्म बार्स। डिफॉर्म बार्स मतलब FE 415, FE 500, ये आपकी डिफॉर्म बार्स होती है, HYSD बार्स। कॉम्प्रेशन के लिए 25% इंक्रीज करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं और जो आपके आरसीसी में पूछे गए हैं वो आपके जो क्वेश्चन है कि भाई आपका जो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू होती है, सिग्मा सीबीसी मतलब क्या होता है, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है, परमिसिबल परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन में। ठीक है, ये जो बेंडिंग कॉम्प्रेशन जो आपका IS 456 सिग्मा सीबीसी मतलब आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में ही डील कर रहा है। ठीक है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू एज पर IS 456 2000 जो वैल्यू है, जो आपका मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो आपका क्या होता है, तो मॉड्यूलर रेशियो आपको पता है एज पर IS 456 2000 इज 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो सिग्मा सीबीसी ये कुछ नहीं है, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग कॉम्प्रेशन है। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि भाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, जो कि आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में आपको दी हुई है IS 456 2000 में, कि भाई M20 के लिए आपकी 2.8 वैल्यू होती है। ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट IS कोड की वैल्यू। अगर आपसे M20 का पूछा है तो 2.8 होगी, M25 के लिए अगर हम बात करते हैं तो M25 के लिए भी आपको पता होना चाहिए 3.1 होती है। मतलब आपका यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 0.3 का डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली आपका M30 के लिए भी पता होना चाहिए 3.5 होती है, यहाँ पे आपका कितने का डिफरेंस है, 0.4 का डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली M40 के लिए अगर आपको पता होना चाहिए, ये भी आपकी होती है 3.7, यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना है, 0.2 का। तो आपको डिफरेंस पता कर लो, M20, 25, 30, 40, M20 के लिए 2.8 होती है टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स। ठीक है, ये वैल्यू होती है 3.1, 3.5, 3.7, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और क्लॉज बता देता हूँ मैं IS 456 का, जो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है EC, वो कितना होता है 5000 रूट ऑफ FCK। FCK क्या होता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपका रिलेशन यहाँ से गवर्न हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं 2003 में, 2007 में और 2013 के पेपर में। ये पूछा गया है डायरेक्टली आपका कि भाई मैक्सिमम एरिया कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम जो आपका रीइंफोर्समेंट है, कॉम्प्रेशन रीइंफोर्समेंट, कॉम्प्रेशन रीइंफोर्समेंट और टेंसाइन रीइंफोर्समेंट, टेंशन में रीइंफोर्समेंट और कॉम्प्रेशन में रीइंफोर्समेंट मैक्सिमम कितना होगा आपका। ठीक है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो कॉम्प्रेशन और टेंशन रीइंफोर्समेंट होता है एज पर IS 456/2000 वो होता है 0.04 टाइम्स ऑफ बी इंटू डी, मतलब 4% ऑफ टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट और टेंशन रीइंफोर्समेंट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए बीम के अंदर कि भाई कितना आपका मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट होता है। तो 4% आप लिख सकते हो, 4% ऑफ टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है 4%, बीम्स के केस में है हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई अगर कोई आपका आरसी बीम दी हुई है, आरसी बीम मतलब रीइंफोर्स कंक्रीट बीम दी हुई है, जो कि अगर कर्व्ड इन नेचर है, जो उसका अगर प्लान कैसा है, कर्व्ड है, कर्व्ड प्लान में है, तो वो उसको हम डिजाइन किसके लिए करेंगे। ठीक है, तो हमारे को पता है जो रीइंफोर्स कंक्रीट बीम होती है अगर उसका प्लान कैसा है, कर्व्ड है, तो उसको हम डिजाइन किसके लिए करते हैं, डिजाइन हम करते हैं उसको बेंडिंग मोमेंट के लिए, उसको हम डिजाइन करते हैं शियर फोर्स के लिए, शियर के लिए, और उसको हम डिजाइन करते हैं कर्व्ड है चूंकि, क्योंकि इसलिए हम टॉर्शन के लिए भी उसको हम डिजाइन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कि आरसी बीम अगर कर्व्ड है, प्लान अगर उसका कर्व है, तो उसको डिजाइन करेंगे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और टॉर्शन के लिए। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद और इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन की बात करते हैं IS 456 के प्रोविजन की। अगर हम बात करते हैं IS 456 और जो UPPSC 2003, 2007, 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन और पूछा गया है कि भाई आपका मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट फिर से पूछ लिया, 4% होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट आप कब प्रोवाइड करते हो। साइड फेस रीइंफोर्समेंट हमने देख लिया था लेक्चर 1 में। साइड फेस रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो जब आपका डेप्थ है, जो आपका बीम का डेप्थ है, बीम डेप्थ ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 750 mm होगा, और टॉर्शन के लिए सब्जेक्टेड नहीं होगा। और टॉर्शन के लिए क्या होगा, सब्जेक्टेड नहीं होगा। तब आप 750 mm बीम की डेप्थ ज़्यादा होती है तो हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, टॉर्शन के लिए सब्जेक्टेड नहीं होगा। ओके, अगर आपका बीम की जो डेप्थ है वो अगर 450 mm से ज़्यादा है, 450 mm से ज़्यादा है, और उसमें टॉर्शन का इफेक्ट आप कंसिडर कर रहे हो, तब आप साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हो। दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज है 750 mm से ज़्यादा अगर होगा बट टॉर्शन के लिए इफेक्ट नहीं होगा, और बीम का डेप्थ 450 mm से ज़्यादा है बट टॉर्शन के लिए इफेक्ट होगा, तो हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अगर आपको बताऊं जो आपके यूपीपीएससी स्टेट AE जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, SSC जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आपका मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स कितने होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार्स किसी भी कॉलम में, सर्कुलर कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ, सर्कुलर कॉलम है तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर ये यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है या फिर स्क्वायर कॉलम है, और स्क्वायर कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स होते हैं आपके 4, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट कितना लेते हो आप। फॉर कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेते हो हमेशा याद रखना 1.5। ठीक है, IS 456/2000 के हिसाब से। ठीक है, नाउ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना होता है, इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस, डिजाइन पर्पस के लिए आप मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कितना लेते हो, डिजाइन पर्पस के लिए आप मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आप कितना लेते हो, वो आप लेते हो 0.446 FCK। डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कितना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप कॉलम डिजाइन करते हो, कॉलम डिजाइन करने में मिनिमम एसेंट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम के लिए। तो IS 456/2000 जो आपका है उसमें मिनिमम एसेंट्रिसिटी ई मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो IS 456 कितनी होती है, तो हम लेते हैं उसमें मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम कंसिडरेशन लेते हैं किसका, 20 mm ले सकते हैं, और L/500 प्लस D/30, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम अडॉप्ट करते हैं। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी मतलब कम से कम हमारे को एसेंट्रिसिटी, अगर आपका एक्सियली लोडेड कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है,
तो आपको जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मैक्सिमम होना चाहिए 20 mm तो लेंगे ही लेंगे। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो 22.5 आ रही है तो इसको 22.5 को अडॉप्ट कर लोगे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं कि IS 456-2000 अगर आपका आरसीसी में ये पूछता है कि अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ स्टील आरसी बीम सेक्शन में लेस है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ स्टील, स्टील की अगर क्वांटिटी क्या है, स्टील ऑफ क्वांटिटी इन आरसी बीम, किसी भी आरसी बीम में अगर आपकी स्टील की क्वांटिटी क्या है, लेस देन रिक्वायर्ड है, अगर लेस देन रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड से कम है, तो सेक्शन कैसा होगा, वो सेक्शन कैसा होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। अब आपको पता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है आपका, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है कि भाई आपके जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो आपके स्ट्रेसेस होते हैं स्टील और कंक्रीट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। स्टील और कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेसेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सबसे पहले अचीव होता है, परमिसिबल स्ट्रेसेस किसके अंदर अचीव होते हैं। सिमिलरली ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर पता होना जरूरी है, ठीक है ना। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट के जो स्ट्रेस होते हैं वो परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाते हैं, कंक्रीट में ओवर रीइंफोर्स्ड होते हैं, ठीक है। तो जो आपका कंक्रीट सबसे पहले फेल हो जाता है, कंक्रीट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और जो आपका स्टील होता है वो अंडर लिमिट रहता है। स्टील के जो स्ट्रेसेस, जो आपके स्टील होता है वो आपका अपने लिमिट तक पहुंचने आता पहुंचा तो ये अनइकोनॉमिकल भी हो जाता है, ओवर इन्फोर्स अनइकोनॉमिकल भी हो जाता है, ठीक है। तो स्टील का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है, स्टील का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। स्टील यूटिलाइज नहीं हो पाया तो हमारा जो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हम इसलिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना। डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेसेस पता होना चाहिए। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है कि भाई आपका जो स्टील है उसके स्ट्रेसेस पहुंचते हैं, तो पहले स्टील पे आता है फिर कंक्रीट बाद में पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स है। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स मतलब आपका जैसे 10th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, भाई जो शेयर स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हो आप, शेयर स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ, shear stuffs प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्पेसिंग। जो आप shear फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हो तो उनकी स्पेसिंग पूछता है। जो आपकी स्पेसिंग होती है, सिंस आपकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उस पर जो shear फोर्स होता है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सपोर्ट्स पे होता है। आप शेयर फोर्स का डायग्राम भी बना के देखो, शेयर फोर्स डायग्राम मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सपोर्ट्स पे होता है। इसलिए आपके जो सपोर्ट्स पे स्पेसिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो उसकी अगर मैं स्ट्रप्स लगाता हूँ तो यहाँ पे जो इनकी स्पेसिंग है वो कम होगी, सेंटर में स्पेसिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सेंटर में स्पेसिंग बढ़ जाती है, फिर सपोर्ट पे कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको देखो सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पे आपका शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए स्ट्रप्स आपको कम कम डिस्टेंस पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कि स्पेसिंग क्या होती है स्ट्रप्स की, कि जो आपका सेंटर पे क्या होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। इंक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे आपका सेंटर के यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे कम करेंगे स्ट्रप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन बता देता हूँ मैं इसके अंदर आपको, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड किस पर करता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब टाउ सी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है आपका परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। शेयर स्ट्रेंथ आप निकालते हो ए एस टी अपॉन बी डी इंटू 100, ए एस टी अपॉन बी डी इंटू 100 निकालते हो आप, तो एरिया ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। इसकी प्रॉपर्टी से आपको टाउ सी की वैल्यू मिलती है IS 456-2000, ठीक है। तो ये आपका पूछता है कि भाई आपका जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो हम लेक्चर 3 में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक आपने कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच ना पाए। सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। वी बिलीव ओनली इन कॉन्सेप्ट्स, ओके। कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ओनली, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप हो जाएंगे, आप ऑब्जेक्टिव वहां से कर लोगे। तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।